हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल। मैं हिमांक वर्मा रेस्पिरेटरी यूनिट्स की आजकल सीरीज़ बना रहा हूँ। तो रेस्पिरेटरी यूनिट में हमने पिछली बार जो पिछली वीडियो है उसमें पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं फेजेस ऑफ द रेस्पिरेशन। तो फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने से आपसे पहले एक बात है कि मेडिकल बबल चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। तो शुरू करते हैं फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए किस तरीके से फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। वैसे हमने पिछली जो वीडियो में था उसमें हमने क्या पढ़ लिया था, मैं आपको ज़रा उसको रिवाइज़ करा देता हूँ, रिकैप करा देता हूँ। तो हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। उसमें हमने पढ़ लिया था इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन किस तरीके से पढ़ते हैं उसको देखते हैं। तो फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के एक्चुअली कितने फेज़ होते हैं इसको जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एक्सहेलेशन या इनहेलेशन क्या होता है, ठीक है। तभी आपको पता कर पाएंगे कि फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। तो फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में आप जानते हैं दो फेज़ होते हैं रेस्पिरेशन के। एक तो इसमें होता है इंस्पायरेशन, ठीक है, एक इसमें होता है इंस्पायरेशन और दूसरा इसके अंदर होता है एक्सपायरेशन। तो दूसरा इसके अंदर क्या होता है, एक्सपायरेशन, ठीक है ना। तो एक इसके अंदर क्या होता है, इंस्पायरेशन, और दूसरा इसके अंदर होता है एक्सपायरेशन। दीज आर द फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंस्पिरेशन क्या है एक्चुअली, व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन। तो इंस्पायरेशन क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ O2। अगर आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एक्सहेलेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सहेलेशन क्या है, तो एक्सहेलेशन का एक्सपायरेशन क्या है, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या प्रोसेस होती है ये आप जानते हैं। दूसरा प्रोसेस में क्या होती है कि जो एयर होती है, ठीक है ना, एयर जो एंटर करती है, एयर एंटर्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स। तो ठीक है, एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो कहाँ पर, लंग्स में एंटर करती है। तो ये क्या है, एयर एंटर्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, ठीक है ना। तो जब आप इनहेल करते हो उस चीज़ को, किसी चीज़ को, तो यहाँ पर लंग्स होते हैं आपके इस तरीके से, तो एयर आपकी एंटर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। बट एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन में आप क्या करते हैं, आउटिंग ऑफ CO2, मतलब आउटिंग ऑफ CO2 फ्रॉम लंग्स, ठीक है। तो अगर लंग्स से आप जो है अगर CO2 को बाहर फेंक रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। देखिए मज़ेदार बात जानने की यहाँ पर कौन सी है, उस चीज़ को हम पहले करते हैं। तो हम जान क्या चुके हैं कि एक्सहेलेशन क्या है, एक्सहेलेशन इज़ द CO2 का बाहर निकालना और इनहेलेशन मतलब O2 का अंदर लेना, ये चीज़ आप समझ गए। इसके बाद देखिए मज़ेदार बात यहाँ पर जानने वाली इस लेवल पर क्या है कि भाई ये जो इंस्पिरेशन होता है ये एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। ये इंस्पिरेशन जब आप इंस्पायर करते हैं तो आप एनर्जी खर्च करके इंस्पायर करते हैं, सॉरी। अगर आप जब सांस को ले रहे हैं तो ये एनर्जी खर्च होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है वो एक्टिव प्रोसेस है, दैट मीन्स इंस्पिरेशन इज़ द एक्टिव प्रोसेस। बट इंस्पिरेशन के बाद हम एक्सपिरेशन की करते हैं तो दिस इज़ द पैसिव प्रोसेस। मतलब जो सांस को बाहर निकाल रहे हैं, हम सांस को बाहर जो निकाल के फेंक रहे हैं उसमें हमारी कोई भी एनर्जी का खर्चा नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करें इंस्पिरेशन की तो यहाँ पर एनर्जी खर्च होती है। बहुत बात जानने वाली ये थी कि फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन हमने दो पढ़े। दो फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में आपने क्या पढ़ा कि भाई एक तो एक्सहेलेशन होता है, एक इनहेलेशन होता है। तो जो इनहेलेशन के अंदर आपने क्या देखा कि यहाँ पर इनहेलेशन के अंदर एक्टिव प्रोसेस होता है, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर एनर्जी खर्चा होता है, यहाँ पर एनर्जी का कोई खर्चा नहीं होता है। इस चीज़ का हमने देखा कि फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा कि फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है। अब इसमें एक आप चीज़ को समझेंगे कि हम देखें फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो हम इसमें एक चीज़ यहीं पे इंक्लूड कर लेते हैं कि फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है। तो हम देख रहे हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फंक्शनल। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी को
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आप समझ रहे हो रेस्पिरेटरी की फंक्शनल एनाटॉमी क्या होगी। सिंपल सी बात है, जहाँ से आप एयर को ले रहे हो और एयर को बाहर छोड़ रहे हो वही तो फंक्शन कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, आपकी यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होगा, नोज़ इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में क्या है, नोज़ इंक्लूड कर दिए। नोज़ के बाद आपने क्या देखा कि जिस तरीके से नोज़ इंक्लूड कर दिया, नोज़ के बाद देखा आपने कि यहाँ पर इस तरीके से लंग्स और क्या क्या यूज़ होगा वो हम देख लेते हैं। तो मान लो यहाँ से क्या है, ये नोज़ से क्या है, ठीक है, फेरिंग्स लेरिंग्स यहाँ से जाएंगे, इस तरीके से मिल जाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर ट्रैकिया शुरू हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये वाला आपका क्या हो गया, ट्रैकिया शुरू हो गया। यहाँ पर ट्रैकियल रिंग होंगी, ठीक है, सी शेप ट्रैकियल कार्टिलेजनस रिंग होती हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, ताकि खुलने में, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ट्रैकिया में मदद मिले एयर आने में। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने बात करी तो नोज़, यहाँ पर सबसे पहला स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। नोज़ के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, फेरिंग्स मिलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो फेरिंग्स मिल जाएगा, फेरिंग्स मिल जाएगा। फेरिंग्स के बाद आपको यहाँ पर ट्रैकिया मिल जाएगी। ये सारी की सारी क्या है पता है, ये फंक्शनल एनाटॉमी है कि कहाँ कहाँ से आप एयर को ले जाते हो अंदर। तो नोज़ हो गई, ट्रैकिया हो गई। अब ट्रैकिया जो है फोर्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज पर, ठीक है ना, ACC फोर्थ, लगभग तकरीबन फोर्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज पे ब्रेक कर जाती है प्राइमरी ब्रोंकियोल्स के अंदर। ये आप अभी ब्रोंकियल ट्री पढ़ेंगे, वहाँ भी पढ़ाऊंगा मैं कि ये प्राइमरी ब्रोंकियोल की तरफ टूट जाती है। तो इसमें क्या है, फिर जो है ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकाई मिली, और ब्रोंकाई के बाद क्या मिलते हैं, अल्टीमेटली आपको लंग्स मिलते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट लंग्स मिलते हैं। अब लंग का शेप एंड साइज भी आपको पता ही है कि दोनों का अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्डियक नॉच होती है लिंगुला के नीचे, कार्डियक नॉच होती है, सॉरी लिंगुला अलग चीज़ होती है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लिंगुला एक भी लेफ्ट में। तो यहाँ पर इस तरीके से मान लो ये जो है आपकी फंक्शनल एनाटॉमी है, ठीक है। तो दिस इज़ द फंक्शनल एनाटॉमी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ये आपकी फंक्शनल एनाटॉमी, जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी सबसे पहले नोज़ मिलेगी, फंक्शनल एनाटॉमी में नोज़ मिलेगी। नोज़ के बाद आपने क्या देखा, फेरिंग्स मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना, फेरिंग्स मिल गया। फेरिंग्स के बाद नीचे जाते जाते यहाँ पर ट्रैकिया मिल गई आपको, और ट्रैकिया के बाद फोर्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज पर ये ब्रेक कर गई ट्रैकिया, किस किस में, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। ये क्या है, ब्रोंकाई, ठीक है। और दीज आर द लंग्स। तो अल्टीमेटली हमारे कितने स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं फंक्शनल एनाटॉमी में, एक स्ट्रक्चर में। तो एक नोज़ हो गया, फेरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया एंड लंग्स हो गया। अब लंग के अंदर क्या होता है, एल्वेलाई होते हैं, ठीक है ना, वो आप अंदर पढ़ोगे। तो अभी आपको अगर पूछे कोई कि फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन में, तो आप क्या क्या बताओगे इसमें, नोज़ बता पाओगे, फेरिंग्स बता पाओगे, ट्रैकिया बता पाओगे इन्वॉल्व होती है, लंग इन्वॉल्व होते हैं, ब्रोंकाई इन्वॉल्व होती है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर पढ़ी। तो फंक्शनल एनाटॉमी भी आपकी कवर हो गई है यहाँ पर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हल्का सा यहाँ पर कि लंग्स में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो लंग्स में किस तरीके से होता है देख लेते हैं लंग्स को। तो यहाँ पर मान लो इस तरीके से ये ट्रैकिया हो गई यहाँ पर, ठीक है, दिस इज़ द ट्रैकिया। और ट्रैकिया इस तरीके से ट्रैकिया के ऊपर सी शेप कार्टिलेजनस रिंग हो गई जो इनकम्प्लीट हैं, सी शेप्ड हैं और इनकम्प्लीट होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या देखना है, इसके बाद आपने क्या देखना है कि ये कार्टिलेज जो रिंग है ये कहाँ पर, फोर्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज पर क्या है, ब्रेक कर जाती है। किस किस में, किस किस में ब्रेक कर जाती है, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर ब्रेक कर जाती है। अब प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर जब ब्रेक कर गई है तो ये क्या होती है, यहाँ पर एक जारी होती है लेफ्ट लंग के अंदर, ठीक है। वो अल्टीमेटली आगे भी सेगमेंटेशन इसका होता है, आप जब ट्री पढ़ेंगे ब्रोंकियल ट्री उसमें इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो जो आपका इस तरीके से लंग ड्रॉ करना होता है आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने लंग ड्रॉ किया, यहाँ पर हर किसी आपने क्या ड्रॉ करी, दिस इज़ द, ये कार्डियक आपकी नॉच है। यहाँ पर कार्डियक नॉच में, कार्डियक से मतलब ही क्या होता है आपका, हार्ट से मतलब है। तो दिस इज़ द कार्डियक नॉच, और कार्डियक नॉच में आपका हार्ट प्रेजेंट रहता है। इस वजह से क्या होता है, ये लंग जो रहता है साइज़ में छोटा, सॉरी साइज़ में, लंबाई में तो बड़ा रहता है, लेकिन इसका जो वेट होता है वो भी कम होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखेंगे। अब यहाँ बात करते हैं, ये वाला जो लंग होता है, ये वाला लंग थोड़ा सा चौड़ा होता है, मतलब चौड़ाई में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा इंप्रेशन नहीं है जो इसको प्रेस कर रहा हो अंदर, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये वाला जो लंग रहता है तुम्हारा, ये वाला, ये थोड़ा सा चौड़ा रहता है, ठीक है। तो ये आपके दोनों तरीके से लंग्स बन गए। अब लंग्स के बीच में आपने क्या देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम करने वाले हैं वो ये देखना है कि भाई जो लंग्स जो रहते हैं इसमें क्या है, ये ढके रहते हैं, ठीक है। लंग्स जो है ना वो ढके रहते हैं, ठीक है। ये आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है इससे ढके रहते हैं। तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होती है, जो जिससे ढके रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को जो बोलते हैं वो प्लूरा बोलते हैं। अब ये प्लूरा जो होती है
ये प्लूरा जो होती है, दिस प्लूरा इज एक्चुअली नोन एज द आउटर मोस्ट कवरिंग विच इज़ प्रोटेक्टिंग द लंग, ठीक है, जो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है उसको हम प्लूरा बोलते हैं। देखिए अब बात जानने की ये है कि जो प्लूरा है, ठीक है ना, इसमें पैराइटल प्लूरा होती है और एक विसरल प्लूरा होती है, दो प्लूरा होते हैं, ठीक है। जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती है मतलब पैराइटल प्लूरा होती है, तो ये वाली हमारी कौन सी है, मान लो दिस इज द पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाली जो मैंने बताई है दिस इज द विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कोई मान लो बलून है, बलून के अंदर आपने कुछ रख रखा है, बलून है जैसे बलून के अंदर रख रखा है, तो बलून के ऊपर बलून जो कवर कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे बलून को ही है उसको कवर कर रहा है, तो ऐसे ही लंग्स को, लंग्स इसके अंदर है प्रेजेंट है, इन दोनों लेयर्स के अंदर प्रेजेंट है, और लंग्स को क्या है कवर कर रही है, दोनों लेयर कवर कर रही हैं, ठीक है। अब मेन बात यहाँ पर ये आती है कि इन लंग्स के बीच में बात क्या आती है कि जो लंग्स हैं, ये इन लंग्स के बीच में क्या है ना, एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको आप प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। अब फ्लूइड भरा है तो फ्लूइड का कुछ ना कुछ काम भी होगा, तो उस काम को भी हम देखेंगे कि उसके काम क्या होता है। तो ये दोनों पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसका अपना ही एक रोल होता है। ये ग्रीन में बना रहा हूँ ना, एक्चुअली ग्रीन कलर जो बना रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन के लिए बना रहा हूँ, इसका कलर ग्रीन नहीं होता है फ्लूइड का, बट मैं बस डिफ्रेंशिएशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में ना एक फ्लूइड भरा रहता है। जिस फ्लूइड का आप नाम देंगे उस फ्लूइड का नाम आपका रहेगा क्या, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है ना। इसको हम नाम देते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, सॉरी FLUID फ्लूइड, ठीक है ना। तो प्लूरल फ्लूइड रहता है किसके बीच में रहता है, इन दोनों के बीच में। अब कोई फ्लूइड रहेगा, जैसे ये एक लेयर है एक ये लेयर है, इनके बीच में फ्लूइड भर रहा है, तो क्या शॉक एब्जॉर्प्शन का काम देगा। या कोई भी आघात पहुंचती है, कोई भी चोट पहुंचती है, कोई भी इंजरी होती है, तो ये जैसे क्या है, इसको थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बाद क्या करता है, इसको शॉक लगता है। जैसे कोई भी शॉकर्स होते हैं ना जैसे गाड़ी के अंदर, तो शॉक उसको ऐसे बचाता है उसको, ठीक है ना, ताकि जो लंग्स हैं आपके, जो आपके दोनों लंग्स हैं उसमें कोई भी डैमेज ना आ पाए, और अंदर के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी कोई डैमेज ना आ पाए। तो इस वजह से इनको रोकने के लिए क्या करता है, ये काम करता है। तो हम पढ़ने वाले हैं कि प्लूरा क्या है। तो प्लूरा जो है एक सीरस मेम्ब्रेन है, प्लूरा एक सीरस मेम्ब्रेन है जो कि लंग्स को एनक्लोज करती है। ये हम सब पढ़ चुके हैं कि प्लूरा एक लंग्स के लिए सीरस मेम्ब्रेन है जो कि लंग्स को क्लोज करती है। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों लेयर के, ये वाली कौन सी, आउटर मोस्ट वाली इज द पैराइटल प्लूरा और इनर मोस्ट वाली इज द विसरल प्लूरा। तो इनके बीच में ना एक कैविटी है, ये क्या है, कैविटी है। तो इस कैविटी का नाम क्या होता है, प्लूरल कैविटी। तो इस कैविटी का नाम क्या है, प्लूरल कैविटी। कैविटी का मतलब कोई स्पेस, ठीक है ना। और इस कैविटी के अंदर क्या भरा रहता है, प्लूरल फ्लूइड। तो इसके अंदर क्या भरा रहता है, प्लूरल फ्लूइड। इस चीज़ को आपने जाना। अब ये फ्रिक्शन को बचाता है, मैंने बताया था पहले। एक तो पहला काम जो प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है, एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि प्लूरल का काम क्या है, शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है ना। पहला काम इसका क्या है, शॉक एब्जॉर्प्शन। तो शॉक एब्जॉर्बर है। दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा इसका काम क्या है कि ये फ्रिक्शन से बचाता है, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन टू मेम्ब्रेन, बिटवीन टू मेम्ब्रेन। अगर ये फ्लूइड ना हो, समझ रहे बात को, अगर ये बीच में फ्लूइड ना हो तो क्या होगा कि इसके बीच में रगड़ होगी, इसके बीच में फ्रिक्शन होगा बहुत ज़्यादा। और फ्रिक्शन होने की वजह से क्या हो सकता है कि वहाँ पर जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ को बचाने के लिए जो प्लूरल फ्लूइड है आपका ये होता है। अब आपको बताएं कि क्लिनिकल थोड़ा सा कि कभी कभी प्लूरल इफ्यूज़न हो जाता है। कि क्या होता है कि ये प्लूरल फ्लूइड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है इस कैविटी के अंदर, ठीक है। मैं अभी एबनॉर्मल कंडीशन भी बताऊँगा कि प्लूरल कैविटी की या फिर जो भी थोरैक्स पार्ट की जो एबनॉर्मल कंडीशन क्या क्या होते हैं। तो इसमें क्या रहता है, ये बहुत ज़्यादा जो है भर जाता है। भरने के बाद क्या होता है, बढ़ने के बाद क्या होता है, देखो इस चीज़ को भर जाता है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है वहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है। तो जैसे ये लंग्स है, जैसे मान लो ये लंग्स है, इस तरीके से इसके अंदर क्या है, ये इधर से प्रेशर आएगा, ठीक है। ये लंग्स में क्या है, प्रेशर आएगा। तो क्या होगा, जो सांस लेता है आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग में भी आपको पेन फील हो रहा होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में भी आपको पेन फील हो रहा होता है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। इस चीज़ को आगे हम बताएंगे। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पर किसके बारे में पढ़ा, प्लूरा के बारे में, कि सीरस मेम्ब्रेन है, ठीक है। पर प्लूरा दो तरीके की होती हैं, तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि प्लूरा क्या है, दो तरीके की होती हैं। प्लूरा इज द सीरस मेम्ब्रेन, यहाँ लिख लेते हैं कि प्लूरा क्या होती है कि सीरस मेम्ब्रेन,
serous membrane which encloses the lungs, ठीक है, which encloses the lungs, जो कि लंग्स को क्या करती है, एनक्लोज करती है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में ये कैसी होती है, ये दो टाइप की होती है, ठीक है, 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है पैराइटल प्लूरा, ठीक है, एक होती है पैराइटल प्लूरा, और एक दूसरी कौन सी होती है आपकी विशरल प्लूरा, ठीक है। तो विशरल, अब इस चीज़ को जानिए कि जो पैराइटल प्लूरा है वो आउटर मोस्ट है और ये इनर मोस्ट है, ठीक है ना, इनर मोस्ट है। अब इस चीज़ के बाद हमने क्या जाना कि ये जो है क्लोज होती है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है विद लंग्स, क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद लंग्स, है ना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद लंग्स, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है, कैविटी प्रेजेंट, दोनों के बीच में कैविटी प्रेजेंट रहती है। उस कैविटी को नाम क्या दिया हमने, प्लूरल कैविटी। उस कैविटी का नाम हमने क्या दिया था, प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, ए फ्लूइड इज प्रेजेंट, ए फ्लूइड इज प्रेजेंट। इस फ्लूइड का नाम क्या दिया था हमने, प्लूरल फ्लूइड, कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड, ठीक है ना, प्लूरल फ्लूइड पढ़ाता है। तो ये आपने जाना है यहाँ पर कि भाई प्लूरा क्या चीज़ है, ठीक है, और प्लूरा कितनी होती है, क्या काम करती है, तो ये यहाँ पर लंग्स का थोड़ा सा बताया। अब हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, जो थोड़ी सी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है एक, यहाँ पर केवल एक, यहाँ पर जो सॉरी ये बड़ा है साइज़ में, ये लंबा है एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, बना नहीं पाया हूँ, बट ये लंबा लेंथ में बड़ा होता है, बट चौड़ाई में पतला होता है, बट ये चौड़ाई में भी ये छोटा भी होता है, चौड़ाई में बड़ा होता है। तो इसके पास 2 फिशर होते हैं, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल फिशर और एक है ओब्लिक फिशर, ठीक है, 2 फिशर होते हैं। ऐसे इसमें सिर्फ एक ही फिशर होता है, ठीक है। तो इसके लोब जो बनते हैं सिर्फ 2 बनते हैं। इसके अंदर कितने होते हैं, 2 लोब होते हैं, लेकिन इसके अंदर कितने होते हैं, 3 लोब होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फिशर भी 2 होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल फिशर, एक होता है ओब्लिक फिशर। तो राइट साइड में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट साइड में केवल 2 लोब होते हैं। तो आपने इस चीज़ को यहाँ पर जाना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये एक फंक्शनल एनाटॉमी हो गई है हमारी, एक तरीके से फंक्शनल एनाटॉमी हो गई है जिसको हमने जाना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, हाँ, तो अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी यूनिट के बारे में ना। तो रेस्पिरेटरी यूनिट क्या होती है, देखो यूनिट का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा जो फंक्शनल, मतलब जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन में मदद कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसे अब सेल तो सबसे छोटी यूनिट है बॉडी की, तो ऐसे ही यहाँ पर रेस्पिरेटरी यूनिट भी होती है, ठीक है ना। तो जो होती है रेस्पिरेटरी यूनिट जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होती है, दोनों तरीके से होती है, स्ट्रक्चरल भी होती है वो, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड होता है उसके अंदर वो देख लेते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, रेस्पिरेटरी यूनिट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वेलर सरफेस तक रहती है, ठीक है ना। तो एल्वेलर सरफेस तक रहती है। अब देखो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से कंडक्टिंग सिस्टम भी इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंक्लूड क्या है, रेस्पिरेशन में ब्रोंक्यूल है, नली है, यहाँ पर ब्रोंक्यूल का मतलब नली है छोटी छोटी, तो क्या होगा उसके अंदर एयर भी आ रही है, लेकिन सरफेस भी दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है, डिफ्यूजन भी होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैस टेक पार्ट इन दिस, एक्सचेंज ऑफ गैस, यहाँ पर लिख सकते हैं ना इस चीज़ को कि एक्सचेंज ऑफ गैस भी होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस अकर्स ओनली दिस पार्ट, ठीक है। तो देखो क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, अब ऐसे देख लेते हैं हम क्या क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्चुअली, एक सेकेंड, हाँ, अब इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, कहाँ से होती है, तो स्टार्ट्स एट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से क्या है, स्टार्ट होती है ये, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से हुई
और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कितने होते हैं, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जाएंगे ना। रही रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तो आपने अभी पढ़ाऊंगा मैं, एक चीज़ समझ लो कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का मतलब सेगमेंटेशन होता है कई सारा इनका। फिर ये अल्टीमेटली जाके कहाँ पर खुलते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कहाँ पर खुलते हैं अल्टीमेटली जाके एल्वेलर डक्ट के अंदर, एल्वेलर डक्ट्स, जो एल्वेलाई की जो डक्ट होती हैं ना उसके अंदर खुलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कहाँ पर खुलते हैं, ठीक है। तो एंटर्स जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कहाँ पर खुलते हैं, एल्वेलर डक्ट्स के बाद। जब एल्वेलर डक्ट है कहाँ करती है, एल्वेलर डक्ट कहाँ पर एंटर करती है, एंटर्स ए एनलार्ज स्ट्रक्चर। मैं सारा स्ट्रक्चर ही भी बताऊंगा इसको, एनलार्ज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या देखा आपने, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कहाँ पर खुल गया, एल्वेलर डक्ट में। एल्वेलर डक्ट से फिर कहाँ पर, ये एल्वेलर डक्ट कहाँ एंटर कर रही है, एक एनलार्ज स्ट्रक्चर, एक बोरे जैसा स्ट्रक्चर है जिसको आप बोलते हो एल्वेलर सैक। ठीक है, एल्वेलर सैक। अभी इस चीज़ को मैं बताऊँगा कैसे। तो एल्वेलर सैक में आपकी खुल गई। ठीक है, अब एल्वेलर सैक क्या होता है, ठीक है, एल्वेलर सैक के अंदर बहुत सारी जो है एल्वेलाई रहती हैं, मैनी एल्वेलाई आर प्रेजेंट। पहला तो इसका एक पॉइंट है हो गया कि जो एल्वेलर सैक है उसमें बहुत सारी एल्वेलाई प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने देखा। अब जो एल्वेलाई है आपका, ये वाली जो एल्वेलाई है, इस एल्वेलाई का जो डायमीटर रहता है, एल्वेलाई का जो डायमीटर रहता है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, देखो एक बार दिखा नहीं होगा कि एंटर से एनलार्ज स्ट्रक्चर नोन एज द एल्वेलर सैक, जो एल्वेलर सैक में खुल जाती है। और ये क्या है, एल्वेलर सैक बहुत सारी एल्वेलाई को रखता है। जो एल्वेलाई है मैं उसका डायमीटर बता रहा हूँ। ठीक है, जो एल्वेलाई है उसका जो डायमीटर रहता है, वो डायमीटर कितना रहता है, देखो 0 अप्रॉक्सीमेटली रहता है 0.2 to 0.5 mm। ठीक है, देखो कितना ज़्यादा माइक्रोमीटर का है। ठीक है ना, ठीक है। और ये जो एल्वेलाई है ये किसके, एपिथेलियम से लाइंड होती है, एपिथेलियल सेल्स। इसके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, अब जो है एल्वेलर सैक जो है, इसके अंदर एक स्पेस रहता है, ये स्पेस इज प्रेजेंट, ये स्पेस इज प्रेजेंट। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। ठीक है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। देखो इसको स्ट्रक्चरली भी समझाने के बताता हूँ मैं। ठीक है, तो आपने देखा ये क्या है, ये जो है ये रेस्पिरेटरी यूनिट है जो कि कहाँ से शुरू हो रही है, ब्रोंकियल से शुरू हो रही है। और एल्वेलर सरफेस, ये एल्वेलाई तो आ गई, तो एल्वेलर सरफेस पे आके ख़त्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पर गैस का एक्सचेंज भी होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, अभी यहाँ देख लेते हैं। अभी हमने पहले ही देखा था, जब हमने ये वाला पढ़ा था तो यहाँ तक तो एल्वेलाई आ गई थी। ठीक है ना, यहाँ तक तो एल्वेलाई आ गई थी, क्या बोलते हैं, एल्वेलाई नहीं, ये ब्रोंक्यूल आ गया था। अब ब्रोंक्यूल का आगे सेगमेंटेशन होता है। मैंने क्या बताया था कि भाई ये वाली जो है ये क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया सी शेप्ड, इसके ऊपर रिंग होती हैं कार्टिलेजेस, जो फोर्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज पे, फोर्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज पे ब्रेक कर जाती है इनटू लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स में। ठीक, पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स जो है आगे सेगमेंटेशन करते हैं, इसको देख लेते हैं आगे हम कैसे। देखो इसको एनलार्ज व्यू देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो ये क्या करते हैं इस तरीके से आगे, जैसे मान लो यहाँ पर एक ट्रैकिया थी और ट्रैकिया क्या है आगे जाके टूट गई दो में, किस में, लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी ब्रोंक्यूल। अब देखो इनका साइज जो है डिक्रीज हो जाता है। ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल है तो ये फिर आगे किस में टूट जाएंगे, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल में। सेकेंडरी जैसे प्राइमरी ब्रोंक्यूल है ये सेकेंडरी में टूट गया, फिर सेकेंडरी बहुत सारे टर्सरी में टूट गए फिर। ठीक है, इस तरीके से टर्सरी ब्रोंक्यूल हो गए। अल्टीमेटली ये आपने देखा ना यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर ये वाले जो ब्रोंक्यूल्स हैं सारे कहाँ पर चले जाते हैं, एल्वेलर डक्ट्स के अंदर। तो ये अल्टीमेटली कहाँ पर खुलते हैं, यहाँ पर मान लो एल्वेलर डक्ट आ गई। ठीक है, एल्वेलर डक्ट आ गई। तो एल्वेलर डक्ट में क्या होगा, बहुत सारे इस तरीके से सैक होंगे जिसको आप बोलते हैं एल्वेलाई। ठीक है, और उनको एक और सैक जो है घेर रहा होगा। ठीक है, ये तो एल्वेलाई हैं, छोटे छोटे एल्वेलाई हैं, छोटे छोटे इस तरीके से एल्वेलाई हैं जिसके अंदर एयर जाती है, लेकिन उनको भी एक क्या है, एक घेर रहा होता है सैक, बोरे जैसा, उसको आप बोलते हैं एल्वेलर सैक, एल्वेलर सैक। अब इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेस प्रेजेंट होता है, स्पेस को बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एंट्रम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंट्रम। तो आपने क्या देखा, इस चीज़ को फिर से देख लेते हैं कि ये जो है प्राइमरी ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, प्राइमरी ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होती है। तो ये आपका प्राइमरी ब्रोंक्यूल, और एंड कहाँ पर होती है, एल्वेलर सैक पे। तो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर बहुत सारी इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, इस तरीके से ब्रोंक्यूल का सेगमेंटेशन होने के बाद
यहाँ पर एल्वेलाई में खुल जाती है, एल्वेलर डक्ट होगी एल्वेलाई से पहले, एल्वेलर डक्ट में एल्वेलाई में खुल जाती है, एल्वेलाई के बहुत सारी एल्वेलाई को एक सैक, एक बोरा घेर रहा होता है, बोरे जैसा स्ट्रक्चर, उसको एल्वेलर सैक बोलते हैं। और एल्वेलर सैक के अंदर एक स्पेस रहता है जिसको आप एंट्रम बोलते हो। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, ये मैंने क्या समझा है, ये रेस्पिरेटरी यूनिट है एक्चुअली, दिस इज द रेस्पिरेटरी यूनिट, है ना। तो रेस्पिरेटरी यूनिट भी आपको समझ में आ गई होगी। देखो सेगमेंटेशन कुछ ऐसे बीडीसी में दे रखे हैं, बीडी चौरसिया बुक में। तो देखो ये वाली ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या है, देखो यहाँ पर ये दो सेगमेंटेशन में लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंक्यूल में टूट गई। इसके बाद यहाँ पर टर्सरी के बाद ऐसे ही सेकेंडरी और टर्सरी ऐसे इस तरीके से टूटती चली जाती है। तो दिस इज द सेगमेंटेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके से सेगमेंटेशन होता है। क्योंकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रोंकियल ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसको हम ब्रोंकियल ट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रोंकियल ट्री से हमें पता पड़ेगा कि एयर कैसे आती है एल्वेलाई तक जाती है और एक्सचेंज होकर CO2 कैसे बाहर आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बताना। मैं पूरा आपको स्ट्रक्चरली बताऊंगा, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ बुक्स एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो यहाँ पर देखिए पल्मोनरी यूनिट की बात कर रहे हैं आप, थोड़ी सी यहाँ पर पल्मोनरी यूनिट का आप स्ट्रक्चर ही भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखो टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे आ गए हम। टर्मिनल ब्रोंक्यूल देखो बिल्कुल यहाँ पर होता है, ये देखो इसमें स्ट्रक्चर में देख रहे हो आप, जो पहले यहाँ पर ब्रोंक्यूल सबसे नीचे जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है, देखो यहाँ पर ये देखो ट्रैंक। तो अब ये यूनिट टर्मिनल ब्रोंक्यूल से शुरू करी है इन्होंने, है ना। तो इससे पहले सेगमेंटेशन हुआ होगा ना, इससे सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल पर करिए तो इससे पहले सेगमेंटेशन हो रहा होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी ऊपर जो है प्राइमरी ब्रोंक्यूल भी होंगी। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल अल्टीमेटली किस में खुल रही है, देखो एल्वेलाई में जाके खुल रही हैं। और ये एल्वेलर पूरा एक सैक है, बहुत सारी जब एल्वेलाई मिल जाती है तो एल्वेलर सैक रहता है। और यहाँ पर देखो जो हर एक एल्वेलाई की यहाँ पर डक्टर होती है जो एल्वेलाई में जाके खुल रही होती है। तो मैं ये चीज़ आपको बता रहा था, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखो हम पढ़ने वाले हैं ब्रोंकियल ट्री के बारे में, ठीक है। ब्रोंकियल ट्री का देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। तो ब्रोंकियल ट्री को जब देखेंगे आप, तो ब्रोंकियल ट्री को सबसे पहले क्या है कि ब्रोंकियल ट्री में मैंने बताया था कि जो प्राइमरी जो आपकी ट्रैकिया है वो टूट जाती है किसमें, लेफ्ट प्राइमरी एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकियल में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अभी हम डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं पूरा। हाँ, तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रैको ब्रोंकियल ट्री। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रैको या ट्रैकियो भी बोल देते हैं इसको, ट्रैकियो ऐसे करके, ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री का मतलब वही पेड़ होता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर इन्वॉल्व क्या होता है इस ट्री के अंदर, वही मैं सेगमेंटेशन बताने वाला हूँ। तो इसमें ट्रैकियो का मतलब ट्रैकिया भी इन्वॉल्व हो रही होगी और ब्रोंकियो का मतलब ब्रोंकाई भी इन्वॉल्व हो रही होगी। तो ठीक है, अब देख लेते हैं। जैसे मान लो ये वाली क्या थी आपकी, ट्रैकिया थी। इस तरीके को कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या है, ट्रैकिया इस तरीके से होगी, सी शेप, ठीक है। ट्रैकिया इस तरीके से होगी। वैसे तो मैंने आपको उसमें एल्वेलर यूनिट में बताया भी था, लेकिन फिर से देख लीजिए आप। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से फिर क्या होता है, ये यहाँ पर फोर्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज पर क्या है, ब्रेक कर जाती है इन द टू, किसके अंदर, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकियोल के अंदर, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकियोल के अंदर हो गई। फिर प्राइमरी ब्रोंकियोल के बाद जो है, प्राइमरी ब्रोंकियोल के बाद क्या है, ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल में टूट जाती है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल में इस तरीके से टूट गई, मान लो इस तरीके से यहाँ पर टूट गई। अब देखो वर्टिब्रा का कभी पूछ सकता है, वर्टिब्रा के लेवल पे कब कहाँ पर होता है इस तरीके से। तो वर्टिब्रा फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कार्टिलेज इंटरकोस्टल कार्टिलेज की बात करेंगे तो आप फोर्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज की बात करेंगे। तो ये डिफरेंस है, ठीक है ना, एनाटॉमिकल। तो ये देखो ये सेकेंडरी में टूट गई, सेकेंडरी फिर किस में टूट जाएगी, टर्सरी में। जनरली बता रहा हूँ मैं किस तरीके से होता है, वैसे कई सारी इस तरीके से टूटती हैं, ठीक है ना, कई सारी सेगमेंटेशन होता है इस तरीका, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से उस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से आगे टूटती चली जाती हैं, फिर ये आगे इस तरीके से टूट चली जाएंगी और भी सेगमेंटेशन शुरू हो जाएगा इनका, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये सेगमेंटेशन हो रहा है किसका,
और देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये चीज़ आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ बस फंक्शनली क्या बता रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या है, इनका जो डायमीटर है वो सेम सा बताया है, जो डायमीटर दिखा रहा हूँ वो सेम सा है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि इनका जो डायमीटर है ना वो धीमे धीमे छोटा होता चला जाता है। ठीक है, डायमीटर छोटे होने से क्या मतलब है कि जो प्रेशर होगा, जैसे वॉल्यूम कम होता जा रहा है तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ना, आपको जानते भी हो, छोटी क्लास में पढ़ के भी आए हो कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जब आप वॉल्यूम को कम करते जा रहे हो किसी चीज़ के, तो वहाँ पर प्रेशर का क्रिएट होगा, तो आराम से आसानी से जो है कोई भी गैस जो है बाहर से आ रही है वो आसानी से इसमें अंदर घुस जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा था दिस इज़ अ 1 डिग्री ब्रोंक्यूल, तो ये क्या प्राइमरी ब्रोंक्यूल है। ठीक है ना, तो प्राइमरी ब्रोंक्यूल हो गया। फिर इसके बाद ये वाला क्या था, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, 2 सेकेंडरी ब्रोंक्यूल दिखाई थी, बट होती ज़्यादा है। आप इस चीज़ को बस यहाँ पर फंक्शनल, क्योंकि फंक्शनल पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी में, तो एनाटॉमी में तो इसका नंबर भी बताना पड़ता है, बट हम यहाँ पर बस देख रहे हैं कि सेगमेंटेशन किस तरीके से होता है। फिर इसके बाद ये टर्सरी में टूट गया, तो ये वाला क्या है, टर्सरी ब्रोंक्यूल हो गया। ठीक है, तो टर्सरी ब्रोंक्यूल हो गया। फिर इसके बाद लास्ट वाला जो होता है ये वाला, ये इसको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इसको हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो होता है ये डिवाइड करता है बार बार, कई बार डिवाइड करता है, डिवाइड इनटू मैनी टाइम्स, मतलब डिवाइड इनटू मैनी टाइम्स, इस तरीके से डिवाइड करता है, सेगमेंटेशन करता है। और अप टू कितना डिवाइड करता है, अप टू 0.5 मान लो, 0.5 mm, जब तक डायमीटर नहीं हो जाता तब तक ये डिवाइड करता रहेगा, इस तरीके से सेगमेंटेशन करता रहेगा। और अल्टीमेटली इसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के लास्ट भी होता है। और ये जाके कहाँ एंटर कर जाता है, फिर एल्वियोलाई के अंदर एंटर कर जाता है। तो आपको जो ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री है उसको ट्रेस करने के लिए कैसे देखना होगा कि सबसे पहले आपने क्या देखा कि 1 डिग्री ब्रोंक्यूल टूट गया। ठीक है, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ वर्टिब्रा भी कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद टूटने के बाद आपने क्या देखा कि ये वाला जो है, ये वाला किसमें टूट गया, फिर 1 डिग्री ब्रोंक्यूल के अंदर। ठीक है, ऐसे 1 डिग्री ब्रोंक्यूल के अंदर टूट गया। फिर 1 डिग्री ब्रोंक्यूल के बाद आपने क्या देखा कि यही वाला जो है वो सेकेंडरी ब्रोंक्यूल के अंदर भी टूट गया। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल के अंदर जैसे ही टूटा तो आपने क्या देखा कि ये टर्सरी ब्रोंक्यूल के अंदर टूट गया। टर्सरी ब्रोंक्यूल किस में टूटा है, फिर आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। फिर आपने देखा कि किस में टूट गया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर टूट गया, जो कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल अल्टीमेटली लीड टू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, बहुत सारा छोटा इसका डायमीटर होता जा रहा है, और अल्टीमेटली लीड टू एल्वियोलाई। ठीक है, इस तरीके से एल्वियोलाई में इस तरीके से लीड कर जाते हैं। ठीक है, ये एल्वियोलाई में लीड कर जाएंगे इस तरीके से, और एल्वियोलाई बहुत सारी बना के एक सैक बनाती हैं अपने ऊपर, जिसको आप बोलते हैं एल्वियोलर सैक। इस तरीके से एल्वियोलर सैक यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो दिस इज़ द एल्वियोलर सैक। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर जानना होगा। तो आपको ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री भी हमने समझा दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि प्लूरल कैविटी जो होती है उसके अंदर एबनॉर्मल कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, जो कि आपको वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं। तो इसी पे पढ़ लेते हैं, इसी पे पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि एबनॉर्मल कंडीशन, सॉरी यहीं पे पढ़ लेते हैं, एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ प्लूरल कैविटी। जो प्लूरल कैविटी थी, ठीक है, उसकी एबनॉर्मल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है न्यूमोथोरैक्स। तो न्यूमो का मतलब जब भी आता है वो एयर से रिलेटेड होता है ना, तो न्यूमो का मतलब जब भी आता है वो एयर से रिलेटेड होता है। तो आपको एयर से समझना है, क्योंकि आपने देखा होगा बोन्स में भी एक न्यूमो कैविटी होती है, न्यूमेटॉइड कैविटी, तो वो एयर फिल्ड कैविटी होती है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूमो से बढ़ रहा है, तो न्यूमोथोरैक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि एयर इनसाइड द प्लूरल कैविटी। तो यहाँ पर आपको लिखना है एयर अगर इनसाइड हो जाए कैविटी के अंदर, एयर इनसाइड प्लूरल कैविटी के अंदर अगर एयर भर जाती है तो उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। दूसरी इसमें है हाइड्रोथोरैक्स। तो हाइड्रो का मतलब वाटर से है, तो हम लिखेंगे वाटर इनसाइड द प्लूरल कैविटी। तो अगर वाटर भर जाता है तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोथोरैक्स। तीसरी हम बात करते हैं यहाँ पे हीमोथोरैक्स। हीमो का मतलब क्या है, ब्लड, तो हीमोथोरैक्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा ब्लड इनसाइड द प्लूरल कैविटी। ठीक है, अब नंबर 4 जो पॉइंट है वो है पायोथोरैक्स।
ये सारे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एबनॉर्मेलिटी पता पड़ रही है इससे। तो अगर पस सेल्स आपके इंक्रीज हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं, पस बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं पायोथोरैक्स। तो जनरली आपको हाइड्रोथोरैक्स